नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मित्र ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आय असमानता के बारे में, जिसे इंग्लिश में इनकम इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आय असमानता क्या है? आय असमानता का तात्पर्य है जनसंख्या में असमान या असमान आय का वितरण। समान वितरण जितना कम होगा, आय असमानता उतनी ही अधिक होगी। आय असमानता धन असमानता से जुड़ी है, जो धन का असमान वितरण है। कम लोगों के पास राष्ट्रीय आय का अधिक भाग, जबकि अधिक लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कम भाग आय असमानता कहलाता है। बात करते हैं आर्थिक असमानता की। किसी व्यक्तियों के समूह, आबादी के समूहों या देश के बीच स्थित आर्थिक अंतर को दर्शाता है। आर्थिक असमानता कभी कभी आय असमानता, धन असमानता या धन अंतर को संदर्भित करती है। अर्थशास्त्रीय आमतौर पर आर्थिक असमानता के अध्ययन हेतु तीन मापीय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं: धन, आय और खपत। आर्थिक असमानता का मुद्दा समानता के विचारों, परिणामों की समानता और अवसर की समानता के लिए प्रासंगिक है। अधिक असमानता विकास की अवधि में बाधा डालती है, लेकिन इसकी दर नहीं है कोई। जबकि वैश्वीकरण ने वैश्विक असमानता, जिसे हम राष्ट्रों के बीच को कम कर दिया है। इसने राष्ट्रों के भीतर असमानता में वृद्धि की है। आर्थिक असमानता समाज, ऐतिहासिक काल, आर्थिक रचनाओं और प्रणालियों के बीच बदलती रहती है। आर्थिक असमानता समाज, ऐतिहासिक काल, आर्थिक संरचना और प्रणाली के बीच बदलती रहती है। ये हम बात कर चुके हैं। 2018 ऑक्सफोम की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे अमीर भारतीयों में से 10% ने देश की संपत्ति का 77.4% अर्जित किया है। वास्तव में रिपोर्ट के अनुसार भारत की 58% संपत्ति देश की 1% आबादी के हाथों में थी। अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया की आबादी का लगभग 1% दुनिया की 50% संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। 2019 की IIFL वेल्थ हुरून इंडिया इंडिया रिच लिस्ट ने भारत के 953 सबसे अमीर परिवारों की पहचान की। इससे पता चला कि उनका जो भाग है देश की सकल घरेलू उत्पाद के 26% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि देश के 953 सबसे अमीर परिवारों पर 4% की दर से अगर हम टैक्स लगाते हैं तो सरकार को जीडीपी के 1% के बराबर हो जाएगा वो। अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्विस, जो मिलियंस थे 2000 में, वो कितने थे? 34,000 थे। लेकिन 2019 में जो इंडिया के अंदर मिलियंस थे, उनकी जो आबादी है वो बढ़ के 7,59,000 हो गई। अगर इसको अलग तरीके से समझें तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे तेज ग्रो कर रहा है मिलियंस में, ठीक है। और इनकी जो इंक्रीजमेंट हुई है वो 74% से इंक्रीज हुए हैं 2000 के बाद से 2019 के बीच में। अगर इनकम टैक्स की बात करते हैं तो अगर आपकी सैलरी या फिर आपकी इनकम एक साल की एनुअल बेसिस पे हम देखते हैं तो अगर 2.5 लाख से आपकी कम इनकम है तो उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख है तो आपको 20%, जिसे 20% टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। राज्य के राजकोषीय संसाधनों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी मोदी सरकार के तहत बढ़कर 2018 में कुल करों के 50% तक पहुंच गई, जबकि यूपीए 1 के तहत 39% और यूपीए सेकंड के तहत 44% थी। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का करीब 2/3 यानी 2/3 अब टैक्स में जाता है। यानी जितना भी रुपए का अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं 1 लीटर, उसका अगर 2/3 आप निकालते हैं तो वो एज ए टैक्स जाता है। पिछले 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर एकत्र
जो एकत्र हुए हैं पैसे, जो कर टैक्सेस एकत्र हुए हैं, वो 459 यानी 4459% बढ़ गया है। 2019 में 52,537 करोड़ रुपए से 2019 और 20 में 2,13,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। यह देखते हुए कि पेट्रोल एक कम लोचदार वस्तु है, यानी ये वस्तु जो पेट्रोल है उसका दाम कितना भी बढ़ जाए, लोगों को इसकी नीड हमेशा बनी रहती है। महामारी का अमीरों और गरीबों पर तुलनात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, महामारी का किसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, किसके ऊपर कम पड़ा है, इसके बारे में देखते हैं। भारत ने महामारी के शुरुआती दौर में हाल ही में लॉकडाउन को कठोरता से लागू किया। इस लॉकडाउन के प्रवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति पैदा हो गई। जितने भी अर्थव्यवस्था में जितने भी इकोनॉमी थी, जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे, जितने भी काम थे, सारे क्या हो गए, बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी, भूखमरी और संकटकालीन पलायन जैसी समस्याएं देखी गई। जहां अमीर लोग महामारी के सबसे बुरे प्रभाव से बचने में सक्षम थे, वहीं औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने खुद को आइसोलेट करते हुए घर से काम किया। साथ ही कुछ अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों ने अपनी आजीविका खो दी। भारतीय अरबपतियों की संपत्तियों में लॉकडाउन के दौरान 35% की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2009 के बाद पहली बार 90% की वृद्धि के साथ 422.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इससे भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद विश्व में छठी रैंकिंग पर आ गया। अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़े, भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में 122 मिलियन नौकरियों में से लगभग 75% समाप्त हो गई। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए घर से काम करने के अपेक्षाकृत कम अवसर थे। इसी कारण औपचारिक क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में अधिक नौकरियां समाप्त हो गईं। शिक्षा पर क्या प्रभाव थे, पिछले वर्ष जैसे जैसे शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, भारत ने असमानताओं के एक विकराल रूप डिजिटल डिवाइस को देखा। यानी जो गरीब लोग थे उनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं थे, जैसे कंप्यूटर, फोन वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई शिक्षा में, क्योंकि जो भी एजुकेशन मिल रहा था लोगों को, वो कैसे मिल रहा था, डिजिटल वे में मिल रहा था। यानी आपको पढ़ाई करनी थी या तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या किसी फ़ोन में कर सकते थे, लेकिन एक गरीब आदमी के पास अगर फ़ोन नहीं है, वो तो किस प्रकार से शिक्षा करेगा, एजुकेशन किस प्रकार से लेगा, उसकी जो क्लासेस वगैरह थी वो उसे नहीं ले पा रहा था। एक तरफ जहां निजी प्रदाताओं ने घातीय वृद्धि का अनुभव किया, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे गरीब 20% जो परिवार हैं, उनमें से सिर्फ 3% के पास कंप्यूटर या फ़ोन थे और सिर्फ 9% के पास इंटरनेट की पहुंच थी। तो ऐसी दुविधा हो गई थी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।